अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। गद्दारी के फतवे, रॉ के एजेंट, कश्मीर का सौदा, यहूदियों के कासालेस और सियासी नाबालगी के इल्जामात में गैर मामूली इंतखाबी मुहिम के बावजूद आजाद कश्मीर के इंतखाबात के नताइज कमोबेश वही हैं कि जिसकी तवक्को की जा रही थी। तहरीक इंसाफ ने 25 नशिस्तें लेकर मैदान मारा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत बचाने में नाकाम रही। इस इलेक्शन मुहिम में मकामी, मुआशी, सियासी, समाजी मसाइल और इनके मुमकिना हल के सिवा हर मौजू पर खुलकर बात हुई। मसला कश्मीर को हर सरकर्दा रहनुमा ने हैंड ग्रेनेड बनाकर बस फ्री के मुखालिफ का मुकाला और गिरबान चाक करने के लिए इस्तेमाल किया। डेमोक्रेटिक मूवमेंट का बनना और फिर अलहदा होना, पार्लियामान में अपोजिशन और हुकूमती अरकान का आपस में भिड़ना, इन तमाम तरवाक़यात का असर कश्मीर की इंतखाबी मुहिम का हिस्सा रहा। आज़ाद कश्मीर का इंतखाब तीनों जमातों के लिए सियासी बका की जंग से कम नहीं था। तहरीक इंसाफ इससे कबल डस्का, कराची, नौशेरा में होने वाले तमाम ज़िमनी इंतखाब हार चुकी थी। तहरीक इंसाफ ने एक फाते फरीक के तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना था कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चाहिए कि वो मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो से इस शिकस्त पर इस्तीफे ले लें। मरियम नवाज के मुंह से इतनी बड़ी शिकस्त के बाद नायब सदर और बिलावल पार्टी चेयरमैन हैं। मरियम नवाज को फौज को मुसलसल निशाना बनाने का जवाब मिल गया। ये मुमकिन नहीं कि आप मोदी को भी बुलाएं और तवक्को करें कि हमें कश्मीरी वोट भी देंगे। नवाज शरीफ ने अफगानिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हमदुल्ला मोहिब से जो मुलाकात की, उसके असरात कश्मीरियों ने दिखा दिए। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा का आज कहना था कि उन्होंने नताइज तस्लीम किए हैं और ना ही करेंगी, मगर बकौल चीफ इलेक्शन कमीशन अब तक उन्हें धांधली के हवाले से तहरीरी शिकायत मौसूल नहीं हुई। अब सवाल यह है कि नून लीग करेगी क्या। मरियम साहिबा ने यह कहा था कि अगर तुमने नून लीग का कश्मीर में जीता हुआ इलेक्शन चोरी किया तो आखिर तक तुम्हारा पीछा करेंगे, शाराए दस्तूर पर कैंप लगाएंगे, बैठ जाएंगे, वोट चोरों को उल्टे पांव कश्मीर से भागने पर मजबूर कर देंगे। इसी हवाले से बात करते हैं। सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर जॉइनिंग अस। सेनेटर साहब फरमाइएगा कि आप हारे क्यों बकौल आपके, और सबूत क्या है आपके पास धांधली के? जी, मैं दोनों चीजों का जवाब दे देता हूँ। पहले तो आप जरा ये देख लीजिए कि जिस पार्टी ने 5 लाख वोट लिए हैं उसको 6 सीटें मिली हैं, और जिसने 6 लाख वोट लिए हैं उसे गालिबन कितनी मिली है? 18, 30, 20, 50, पता नहीं कितनी मिली। तो इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए। और एक और पार्टी जिसके हमसे भी कम वोट हैं, उन्हें भी तकरीबन दुगनी के करीब सीट्स मिली हैं। अब इसमें दो ही चीजें हो सकती हैं और फैसला मैं आप पे और अवाम पे छोड़ देता हूँ। एक तो महज इत्तफाक कि क्या हुस्न इत्तफाक है कि वोट तो 5 लाख हैं, लेकिन हर जगह पे 50-50, 60-60, 100-100 वोटों से PMLN हार गई, इत्तफाकन हार गई, यानी किसी का कोई हाथ नहीं था। मगर 5 लाख वोट लेने के बावजूद हर जगह पे 50 वोट, 200 वोट, 300 वोट से PMLN मुसलसल हारती चली गई। और दूसरी बात यह हो सकती है कि शायद इसके पीछे कोई पोशीदा हाथ है, जिसकी वजह से हर जगह पे एक कंट्रोल तरीके से धांधली की गई ताकि किसी भी जगह पे 5 या 5.5 लाख वोट लेने के बावजूद PMLN ना। मगर यू हैव टू वॉक द टॉक। सबूत क्या है? इलेक्शन ट्रिब्यूनल जाएंगे या फिर सड़कों का रुख करेंगे? में पहले तो वही जो शिकायत की है इलेक्शन कमीशन से जो शिकायत की गई है, देखेंगे वहां पे इलेक्शन कमीशन इसका जायजा लेने के बाद क्या फैसला करता है। ट्रिब्यूनल के पास भी जाएंगे। अभी मेरे पास कुछ तस्दीक शुदा खबर तो नहीं है, मगर एक खास इलाके के अंदर तो आज सुनने में यह आया है कि FC और वहाँ के अवामी जो लोग हैं उनके दरमियान में बहुत ज़्यादा मुतशद्दिद कुछ हादसा हुआ है। मुझे नहीं मालूम उसका इलेक्शन से ताल्लुक है या किसी और चीज़ से ताल्लुक है, लेकिन एक बेयकीनी की फिजा जो है वो फैल रही है। और पहले जो कभी नहीं हुआ आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में, आज तक AJK के इलेक्शन में कत्ल गारतगरी नहीं हुई। आपने कल देखा कि जो ज़बान बोली गई, जो वज़ीर आज़म ने पहले बोली, उसके बाद उनके वज़ीर ने वहाँ पर जाकर बोली, उसके नतीजे में एक ऐसी पोलराइज्ड फिजा पैदा हुई है जिससे कल वहाँ पे कत्ल भी हुए हैं। इलेक्शन के दरमियान में भाई का हाथ दूसरे भाई के गिरबान तक पहुंचा है। और क्योंकि मैं मुख्तलिफ वहां पे सड़कों पे घूम रहा था तो मुझे लोगों ने बताया कि इससे पहले आज तक बदतहजीबी नहीं हुई। और हमने भी ये देखा, इतने इतने बड़े जलसे हुए, मगर कभी वहां पे किसी ने कुछ ऐसी चीज नहीं की कि किसी ने किसी को धक्का मारा हो जो देखने में आता है, या खवातीन के साथ बदतहजीबी की गई हो जो बाज मरतबा आपको जलसों जुलूसों में नजर आता है। तो वहां पे जो एक तहजीब का दामन उसमें भी दरार पड़ी। ठीक है, मगर मुसद्दिक मलिक साहब, PMLN के अंदर की सियासत दमादम मस्कल अंदर करने से क्या रोकती है आप लोगों को, या वजह कोई और है? नहीं, दमादम मस्कल अंदर तो मैंने आपको बताया कि नून लीग करे या ना करे। मैंने अभी आपको बताया कि दमादम मस्कल अंदर किसी हद तक तो शुरू हो गया है।
और नून लीग ने नहीं किया, वहां के अवाम ने किया है। किस बात पे किया है वो मैं नहीं जानता। अगर आप के पास रिपोर्टर्स वगैरह हैं तो आप तहकीक कीजिए और आप भी पता करवाइए कि क्या हुआ है वहां पे, क्यों ये फायरिंग अपेरेंटली हुई है जिसमें फोर्सेस ने, एफसी ने या जो भी वहां पे फोर्सेस थे उन्होंने अवाम पे सीधी फायरिंग की है, जिसके नतीजे में अलेजिडली, मैं दोबारा आपको कह रहा हूँ कि आप जरा प्लीज तहकीक कर लीजिएगा ताकि कोई गलत तासुर ना पड़े। ये मुझे टेलीफोन पे जो चीजें मिलती हैं उनको मगर सेनेटर साहब, चीफ इलेक्शन कमीशन तो कह रहे हैं बाय एंड लार्ज 90% ये इलेक्शन पुरअमन था। अगेन सर, आप लोग धांधली की बात कर रहे हैं, आप लोग नताइज कबूल ना करने की बात कर रहे हैं, तो पीएमएलएन क्या पुरानी तनख्वाह पे ही अब काम करेगी या शाराए दस्तूर पर धरना देगी? दैट इज व्हाट आई मीन बाय दमादम मस्कलंदर। जी, मेरे ख्याल में इससे ये डिपेंड करता है कि इलेक्शन कमीशन का रवैया क्या है और इंसाफ हमें मिलता है या नहीं मिलता। अगर इंसाफ मिलेगा तो वो रास्ता जरूर अपनाया जाएगा, मगर अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो आइन के तहत आइन ने हमें हक दिया। सर ओके, मगर एज ऑफ राइट नाउ सर, मुश्ताक मिन्हाज साहब ने भी नताइज कबूल कर लिए हैं, राजा फारूक साहब भी ये कह रहे हैं कि कश्मीरी जो है वो इन्हीं हरकतों की वजह से गुलाम है कि वो जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है उन्हीं उसी को कबूल कर लेते हैं। सो ही हैज आल्सो एक्सेप्टेड, तो लोकल लीडरशिप तो सब एक्सेप्ट कर रही है। नहीं, मैंने तो आपको जी बता दिया है, ये तमाम चीजें आपके सामने हैं। मैंने कोई लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी नहीं थी उन चीजों में जो मैंने आपके सामने पेश की हैं। हमारे पास आप कर क्या सकते हैं? 2018 से लेकर आज तक बहुत से एहतजाज भी किए हैं, जलसे भी किए हैं, जुलूस भी निकाले हैं। आपने देखा मिफ्ता इस्माइल साहब के उसमें 90 से 95% जो फॉर्म 45 थे उनको पर किसी के दस्तखत नहीं थे। मगर पाकिस्तान के अंदर जिस तरह ये तमाम चीजें चलती हैं, आप क्या कर सकते हैं? आप दोबारा एहतजाज करेंगे, आप सड़कों पे आएंगे। जो असल नुकसान पाकिस्तान को होता है वो ये कि अवाम के दिल से वोट के जरिए अपनी उमंगों की तर्जमानी जो है उसके ऊपर कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। जिस मुल्क के अंदर सेनेटर साहब, मगर करने वाले काम तो इस्लाहात है जिसमें आपकी दिलचस्पी नहीं है बज़ाहिर। सो मरियम साहिबा मुतहरिक होती हैं तो शहबाज शरीफ साहब मंजर से गायब हो जाते हैं, एक चूहे बिल्ली का खेल है। हमजा शहबाज जो हैं वो जाने जाते हैं तंजीमी कामों के लिए, बड़े मुतहरिक रहते हैं, वो दूर दूर तक करीब नहीं आए इस इलेक्शन के। अब क्या मरियम बीबी एक बार फिर खामोश होने वाली हैं, उनकी ट्वीट्स रुकने वाली हैं? क्योंकि प्रैक्टिस तो यही रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं जी। मरियम साहिबा की जो भी ड्यूटी लगाई जाएगी वो पूरी तरह से पूरी करेंगी। मरियम साहिबा की कश्मीर पे ड्यूटी लगाई गई थी और आपने देखा, मैंने वहां पे खुद देखी आपकी DSNGs वहां पे, आपने वो देखा वो जो जलसे हुए हैं वो किस तरह के जलसे थे। और ये भी एक बड़ा अहम सवाल उठाती हैं जिसको बड़े आमियाना अंदाज में रद्द किया जा रहा है कि एक हल्का है, एक गाँव है जहाँ पे 7, 8, 10 हजार, 15 हजार, 20 हजार की आबादी है। वहां पे जलसा होता है तो 15 से 18 हजार लोग आ जाते हैं, पहाड़ों से चल के आते हैं। आपके कैमरे वहां मौजूद थे और उन्होंने देखा कि वहां पे कोई ट्रांसपोर्टेशन का इंतजाम नहीं था, कहीं बसें नहीं थी मां सिवा एक जलसे के, और 20 से 25 गाड़ियां बाहर खड़ी होती थी। तो सवाल ये उठता है कि ये 2 या 3 हजार खवातीन जो पहाड़ों से उतर कर आई हैं, या ये मर्द हजरात जो वहां पे तशरीफ लाए हैं, जो 17-18 हजार लोग आए हैं, वो क्या करने आए हैं? मैं मान लेता हूं आपकी बात कि हम इलेक्शन आ रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि वोट डालना घर से 3 घर छोड़ के किसी स्कूल में जाके आसान है, या 1 घंटे की मुसाफत पहाड़ों में तय करके जलसे में आना ज्यादा आसान है। और एक खातून या एक साहब जो 1-1.5 घंटा चल के या आधा घंटा पहाड़ों में चल के एक जलसे में आते हैं और 16-18 हजार लोग वहां पे मौजूद होते हैं, और आपके कैमरे ना सिर्फ उनको दिखाते हैं बल्कि वो जज्बा भी दिखाते हैं जिससे वो लोग नाराजनी कर रहे हैं। मगर उसके बाद कहा जाता है भाई जलसे से क्या होता है, भाई वोट तो कुछ और होते हैं। और हमें भी अब ये महसूस होना शुरू हो गया है कि वोट शायद कुछ और होता है। सेनेटर साहब, 2-3 बातें अर्ज करूंगी अगर आप इजाजत दें। सर, पहले जलसे जो हैं वो नेसेसरली दे डोंट ट्रांसलेट इनटू वोट्स। मरियम साहिबा करिज्मेटिक हैं, ये आप खुद कहते हैं, उनको देखने के लिए भी लोग हो सकता है आ रहे हों, मगर एट द सेम टाइम मैं आपको मिसाल देती हूँ LA-17 हवेली की। सर, पीपल्स पार्टी के उधर से उधर से पीपल्स पार्टी के फैसल राठौर साहब जीते हैं, गो के इधर इतना मजमा इकट्ठा हुआ मरियम साहिबा के लिए, आप समेत दर्जनों कारकुनान और जो लीडरशिप है PMLN की, वीडियोस आप लोग वायरल कर रहे थे। मरियम साहिबा हाथ उठाती थी, अवाम हाथ उठाती थी, वो हाथ गिराती थी, अवाम हाथ गिराती थी। तो ये तो आपका जीता हुआ हल्का था सर, पीपल्स पार्टी जीत गई इस हल्के से। यही तो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आप माशाल्लाह अहले कलम हैं, बड़ी देर से सहाफत कर रही हैं। अगर आप समझती हैं कि ये नॉर्मल बात है कि लोग आते हैं, हाथ उठाते हैं, हाथ नीचे करते हैं, और देखिए
आप ये मत कहिए। मैंने तो खैर आपको तो नहीं भेजी, मैंने भी बहुत लोगों को भेजी, और यकीनी आपके और जो दोस्त हैं PMLN में उन्होंने भी आपको भेजी होगी वीडियो, लेकिन आपके कैमरे तो वहां मौजूद थे। इस वीडियो को रद्द कर दीजिए इस वीडियो को, और जितनी वीडियो आपको PMLN ने भेजी सबको नहीं, अभी हम दिखाएंगे अब आपको वीडियो सर। कवरेज जो आपके DSNG ने की है उस कवरेज को देख लीजिए, और फिर मुझे बताइए कि ये 16-18 हजार जिन्होंने हाथ नहीं उठाए या हाथ नीचे नहीं किए, वोट डालने क्यों नहीं आए? एक जवाब आप दे सकती हैं कि भाई नहीं, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो मैं कहता हूं कि ऑल थिंग्स इक्वल, अगर लोग सिर्फ जलसों में आते हैं तो फिर तमाम जलसे ऐसे ही होने चाहिए थे। पीपल्स पार्टी का भी, PTI का, ऐसा तो नहीं हुआ। यानी जलसे सबसे बड़े जो हैं, दुगने से बड़े जलसे जो हैं वो मरियम नवाज साहिबा को हुए, और ये आर्ग्यूमेंट पेश किया जा रहा है, मगर उससे वोट से कोई ताल्लुक नहीं। तो हमें भी अब ये गुमान होना शुरू हो गया कि पाकिस्तान में वोट का ताल्लुक शायद किसी मैं सेनेटर साहब आऊंगी जलसों को और वोट के ताल्लुक को, मगर मरियम साहिबा के बयानिए की वजह से इतनी बड़ी शिकस्त हुई है, ये हुकूमत क्लेम कर रही है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, फवाद साहब का कहना था बाप बेटी जिस तरह फौज और रियासती इदारों को निशाना बना रहे हैं, उसका आज ये जवाब मिला है, और इस नैरेटिव की कोई गुंजाइश अब नहीं है। क्या यही अखज़ कर लिया जाए इस वोट को कि मरियम साहिबा के बयानियों को कश्मीर ने मुस्तरद कर दिया? पता नहीं जी, शायद हमें नहीं महसूस हो रहा, हो सकता है बाकी सब लोगों को महसूस हो रहा हो। ये तो हर एक के मुख्तलिफ एहसासात होते हैं, लेकिन मैंने तो आपके सामने मुकदमा पेश कर दिया है कि मरियम के बयानिए को गालिबन रद्द करने के लिए 15,000 20,000 की तादाद में लोग आ रहे थे। 5-4 हजार खवातीन कश्मीर के अंदर जलसों में आ रही थी। यकीनी तौर पे जो वजीर हैं हमारे दोस्त जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो यही कह रहे होंगे कि वो वहां पे आके हाथ उठा के भी और हाथ नीचे भी करके मरियम का बयानिया असल में रद्द कर रहे थे। तो हो सकता है ये बात ठीक हो जी, वरना बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि जो मरियम बयानिया दे रही थी वो तो ज़बान ज़दे आम हो ही चुका था ना, तो फिर लोगों को आना ही नहीं चाहिए था। वो बयानिया सुनने के लिए आते थे, रद्द करने के लिए। तो वो आते थे कि हम वहां पर जाएं, और वो जो हाथ उठा के नारे मार रहे थे, वो असल में नारे मार के वो जरा सुन लीजिए नारे, और आवाम को भी सुनवाइए। वो यकीनी तौर पे कह रहे होंगे हम आपको रद्द करते हैं। जरा हमारे दोस्त फवाद चौधरी साहब को भी वो नारे सुनवाएं जो वहां पे लग रहे थे, ताकि उनको पता साहब चले इस पे कोई शक ही नहीं है कि अवाम के झत्ते बाहर आए हैं, मगर सर जब मजहबी जमातें भी जलसे करती हैं तो चाहे मजहबी तकरीर सुनने के लिए बाहर आए, एक जमे गफीर होता है लोगों का, मगर यू हैव नेवर सीन अ रिलीजियस पार्टी मेकिंग अ गवर्नमेंट नहीं नेसेसरली ट्रांसलेट होता वोट्स के अंदर। तो आज जब फवाद चौधरी साहब इसको नैरेटिव से लिंक कर रहे हैं आपकी शिकस्त को, कि नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान दुश्मन हमदुल्ला मोहिब से मुलाकात का भी जवाब आज मिल गया है, जंदाल से मुलाकात का भी जवाब मिल गया है, मोदी से मुलाकात का भी जवाब मिल गया है, तो क्या आप ये लिंक ड्रॉ करेंगे, या ये जो हम अपनी तारीख में हमेशा से देखते आ रहे हैं कि इट डज नॉट ट्रांसलेट इनटू अ विक्ट्री नेसेसरली? जी, मैं ये तो बात आप पे छोड़ता हूँ और अवाम पे छोड़ता हूँ, और वो जो लोग हमारे एनालिस्ट होते हैं उन पे ये तमाम बात छोड़ता हूँ। मैं तो आपसे सिर्फ यही दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपकी बात मैं मान लूँ, जो इस वक्त आपने लिंक्स जोड़े हैं, तो फिर लिंक्स तो ये जुड़ते हैं कि जो बयान इमरान खान साहब ने बैरून मुल्क एक जर्नलिस्ट को दिया था, जिसमें उन्होंने खवातीन के मुतल्लिक और उन पर जो जिनसी तशद्दुद होता है उसको उनके लिबास से जोड़ा था और कहा था कि वो जिम्मेदार हैं। वही तकरीबन बयान जो CCPO ने दिया था जब एक खातून पे जिनसी तशद्दुद मोटरवे पे किया गया था। और उसके बाद फिर वहाँ पे जो वजीर हैं KP के, AJK के, मैं माफी चाहता हूँ KP के नहीं, AJK और गिलगित बल्तिस्तान के वजीर हैं, उन्होंने जो जबान खातून हमारी लीडर के मुतल्लिक बोली थी, फिर लोगों ने उस बयानिए को अपनाया है। लोग कहते हैं हाँ ये है बयानिया जिसके लिए हम आएंगे भी और वोट भी करेंगे, और दूसरा बयानिया जो है हम उसको रद्द करेंगे। अगर उस बयानिए को रद्द किया है तो यकीनी तौर पे इस बयानिए को एक्सेप्ट किया है। अगर उस बयानिए को रद्द किया है तो यकीनी तौर पे जो बिजली की लोड शेडिंग हो रही है, जो चीनी महंगी हो रही है, जो आटा महंगा हो रहा है, जो दवाएं महंगी हो रही हैं, उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया है। तो यकीनी तौर पे ऐसा लगता है इस गुफ्तगू से कि महंगी बिजली जिंदाबाद, महंगा आटा जिंदाबाद, महंगी चीनी जिंदाबाद, औरतों पे तशद्दुद जिंदाबाद, औरतों के तशद्दुद, जिनसी तशद्दुद पे औरतों को जिम्मेदार ठहराना जिंदाबाद, और हमारे वुज़रा का ये कहना कि हम खवातीन के मुंह तोड़ देंगे जिंदाबाद, उनके चेहरे, उनकी साख्त के ऊपर कॉमेंट करना जिंदाबाद। लेकिन अगर कोई वोट की बात करे कि वोट को की कदर होनी चाहिए, वोट की इज्जत होनी चाहिए, अगर कोई आइन की और कानून की बात करे तो मुर्दाबाद। जिसमें हम रुस के बैठ जाएं, हम ये कहें कि मेरा फोन नहीं सुनता, मेरा फोन नहीं उठाता, मुझे बुलाया नहीं है, मैं इससे बात नहीं करूंगा, इसने गलत बात की है,
बेशक हमारे मुल्क की फॉरेन पॉलिसी तबाह हो जाए, लेकिन हम बात नहीं करेंगे तो ठीक है भाई, मत कीजिए। यानी बैनुल अक़वामी सतह पे भी लोग ये समझ रहे हैं कि अगर किसी से बात करनी है तो इमरान खान साहब तो रुसे हुए हैं, बात नहीं करेंगे, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी है। पहले हम सऊदी अरेबिया से रुस गए, फिर हम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब मौजूद थे। ये पीएमएलएन को फैसला करना होगा कि नताइज तस्लीम करेगी, इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स का रुख करेगी या फिर सड़कों का रुख। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े हेस्कॉल पेट्रोलियम के दिवालियापन ने जहां कॉर्पोरेट सेक्टर को हिलाकर रख दिया है, वहीं इसकी गूंज जवाने बाला तक भी जा पहुंची है। हेस्कॉल के हवाले से सेनेटर अफनान उल्लाह खान की जानिब से 6 जुलाई 2021 को सेनेट की कमेटी बराए पेट्रोलियम के चेयरमैन को खत लिखा गया था और उनकी जानिब से सारे मामले पर तशवीश का इजहार करते हुए कमेटी का इजलास तलब करने की सिफारिश की गई थी, कि जिसके बाद आज कमेटी का इजलास तलब किया गया, जिसमें हेस्कॉल का एजेंडा शामिल था। लेकिन जराये के मुताबिक सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने दौरान मीटिंग अपने हाथ खड़े कर दिए और इस सारे मामले के हवाले से बेचारगी का इजहार करते रहे। हेस्कॉल की जानिब से जो जवाब दिया गया है, इसमें कंपनी के बेपनाह नुकसान का जिम्मेदार फॉरेक्स, इंटरेस्ट रेट्स और आलमी मंडी में तेल की बढ़ती हुई कीमतों को करार दिया गया। अलबत्ता अपने इस जवाब में हेस्कॉल ने मुमकिना तौर पर जाली खरीद का एतराफ भी किया। 2019 में हेस्कॉल का खालिस मुनाफा तकरीबन मंफी 17% हो गया, कि जबकि इसके मुकाबले में शेल को खालिस मुनाफे की मद में महज 1% से भी कम नुकसान का सामना करना पड़ा, जबकि पीएसओ और अटक पेट्रोलियम मुनाफे में दिखाई दी। दिसंबर 2020 में हेस्कॉल के जिम्मे वाजिबुल अदा कर्जा 57 अरब रुपए से जायद हो चुका था। 2001 में हेस्कॉल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पर वजूद में आई थी और बानी चेयरमैन मुमताज खान जारहाना अंदाज में कंपनी को एक्सपैंड कर रहे थे। 2007 में हेस्कॉल को तमाम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की खरीदो फरोख्त का लाइसेंस मिला और 2014 में हेस्कॉल बतौर पब्लिक लिमिटेड कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर हो गई। 2015 में व्हाइटहॉल दुबई ने हेस्कॉल को 15% शेयर्स खरीदे इसके, और फिर 2016 में इन शेयर्स की तादाद बढ़कर 25% हो गई। 2018 में हेस्कॉल का सालाना रेवेन्यू 274 अरब रुपए से जायद था। सालाना रेवेन्यू में 30% के करीब इजाफा हो रहा था, लेकिन फिर 2019 में हेस्कॉल नाकाबिले यकीन खसारे का शिकार हो गई और उसके साथ साथ बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दी। नाजरीन, इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं हेस्कॉल के बानी चेयरमैन मुमताज हसन खान साहब। मुमताज साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का। खान साहब, फरमाइएगा कि ये हेस्कॉल की डिक्लाइन, ये तनज़्ज़ुली कहाँ से शुरू हुई और आपके मुताबिक कब शुरू हुई? देखें, अप टिल 2018 कंपनी वाज डूइंग ग्रेट। हम हर साल 70% डिविडेंड देते थे और पिछले 4 साल में 3 साल में 70% 35% बोनस शेयर दिए थे हर साल। मगर 2019 में 2 चीज़ों ने बड़ा इफेक्ट किया। एक तो डिवैल्यूएशन ऑफ द रुपी हुई जी, नंबर 2 इंटरेस्ट रेट बढ़ गए to 14%, if you will remember. The state bank rate went up to 14%. Janab. And we were therefore borrowing from the banks around 16%. We had spent about 33 billion rupees on capital expenditure, building storages and depots. As a result of that, the cost of servicing the debt and by losing money on devaluation, foreign exchange losses, which were about 8 billion rupees or something, the company lost, all the companies, not only Heस्कॉल, Shell, Atak, PSO, every oil company lost money. Refineries lost money. Because the basis of oil trade is we get 30 days credit from our supplier. So if we have imported a cargo of oil when the rupee was, say, 90 rupees or even 125 rupees, and then the rupee became 160 rupees overnight, there was no way that we could cover that shortfall. Our margin is minimal.
less than 2% of the selling price, you see. So all the oil companies lost a lot of money. And on top of that, of course, Hascol relies exclusively on oil imports. We don't have our own refinery. So 100% of our product, or almost 95% of our product, is imported. नहीं. So therefore, the loss borne by Hascol was much more proportionately than even other oil companies. ठीक है. Then, unfortunately, after the huge loss which was reported in 2019, Vitol, which was our largest shareholder at that time, जी. I had sold 25% of my shareholding to Vitol, जी. decided to take over control of the company, and they appointed their 3-man team to restructure the company. They thought there was too much fat in the company, and they took over the task of reorganizing the company. I think in August 2019, हमारा जो loss था, वो 12 billion rupees का था. जी. अब ये 47 billion rupees कैसे हुआ है? जी. I think only the current management has to answer that question. उनको इसका जवाब देना चाहिए कि इतने लॉसेस कैसे बढ़े. ठीक है. क्योंकि 10 बिलियन रुपीस की फ्रेश इक्विटी रेज की गई थी दिसंबर 2019 में और जनवरी 2020 में. वो 10 बिलियन रुपीस की इक्विटी लेके भी इसका मतलब है कि कंपनी को जो चला रहे हैं इस वक्त वो ना तो ठीक पॉलिसी फ्रेम कर रहे हैं जी, ना कोई उनको आइडिया है कि ऑयल कंपनी कैसे चलानी चाहिए. और मेरे ख्याल में उन्होंने जो लोग अपॉइंट किए हुए हैं इस वक्त, जो 2 सीईओ अपॉइंट किए, एक सीईओ तो 1 महीने के बाद ही छोड़ गया, दूसरा उसके बाद अब रखा है 3-4 महीने बाद, वो भी आइदर बैंकर बाय प्रोफेशन, बट उसका कोई भी ऑयल का तजर्बा नहीं है. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट कंपनी को बहुत नुकसान हो रहा है. ठीक है मुमताज खान साहब, आपने तफसीली तौर पे समझाया कि दिस इज नॉट, ये आपकी गलती नहीं है, आपके जाने के बाद ये प्रॉब्लम्स आई और हमने देखा लॉसेस हुए. सर मगर आप कोट करें इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस को, डिवैल्यूएशन को, ये सब तो सिम्टम्स हैं सर, केसेस तो, कॉजेस तो कुछ और हैं. अगर आप बात करें बोरोइंग टू द हिल्ट, अन्नी मचा दी बहुत बोरोइंग की, ओवर लेवरेजिंग की आप लोगों ने, फेक परचेसिंग ऑर्डर्स, खुद हेस्कॉल एडमिट करता है, एक्स्ट्रा एलसीज आप लोगों ने ली, फेक परचेसिंग ऑर्डर्स जो हैं ये आपके अपने ऑडिटर्स ने पॉइंट आउट किया, यानी कि ये फेक सेल्स थी, नॉन एग्जिस्टेंट सेल्स थी, फेक प्रॉफिट्स थे विच वर बीइंग रिपोर्टेड बाय अ पब्लिक लिस्टेड कंपनी. हम बार बार इस बात को स्ट्रेस नहीं कर सकते सर, दिस वाज ऑल व्हाइल यू वर देयर. ऑडिटर्स ने अभी फाइंड किया है, दैट इज फॉर मार्च 2000 March or April 2020, and at that time the management was under the control of Vitol. जी अच्छा. और उनके CEO appointed and CFO appointed should be asked to comment. I am unable to comment on these things. ठीक है. Because all that I can, मैं जो कह सकता हूँ कि जब तक मैं और मेरी मैनेजमेंट टीम थी, except for 2000 and early 19, we did not suffer any, हमको कोई नुकसान नहीं कभी हुआ. Company had become the second largest oil marketing company in Pakistan. हम हर साल 70% डिविडेंड दे रहे थे और 3 साल हमने 35% बोनस शेयर दिए, और आज भी कंपनी रिवाइव हो सकती है. देखिए कंपनी के जो एसेट्स हैं, ये 37 बिलियन रुपीस के कंपनी के डेपोज हैं, स्टोरेजेस हैं, पेट्रोल पंप, जो कैपिटल एसेट्स हैं, और ये सब बनाए गए थे जब डॉलर 60 रुपए का डॉलर था. आजकल इनकी वैल्यू 60 बिलियन रुपीस से भी ऊपर होगी. और सिर्फ जो कंपनी को चाहिए कि अच्छी मैनेजमेंट हो,
तो 12 महीने में ये कंपनी बिल्कुल टर्न अराउंड हो सकती है। खान साहब, मैं रिवाइवल के ऊपर तो आपसे सवाल पूछूंगी सर, मगर बैक टू माय पॉइंट, आप लोगों के अपने ऑडिटर्स ने 2021 में ये लिखा है कि 2019-20 में फेक परचेस ऑर्डर्स हुए थे, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2019 का मतलब है कि आप जुलाई 2018 की बात कर रहे हैं, जो आपका टाइम था व्हेन यू वर वेरी मच देयर। 7 अरब 45 करोड़ फेक परचेसिंग ऑर्डर्स हैं सर, एडमिटेड बाय हेस्कॉल देमसेल्व्स। मजीद ये भी सर ये बात कि 2019 जब आपने रिजाइन किया तो जितना डेट हेस्कॉल ने लेना था वो तो ले चुके थे। टॉकिंग अबाउट 58 बिलियन ये डेट पहुंच चुका था सर। सो यानी कि टाइटैनिक सिंक तो बाद में हुई, सही कह रहे हैं आप सर, मगर टाइटैनिक पे लोड जब पूरा डला है, जमाने का लोड डला है, वो तो इट वाज वेरी मच व्हाइल यू वर देयर सर। 6 months for August 2019, for January June 2019, which was dated August 2019, I think 29th August. तो उसमें तब 12 बिलियन रुपीस का हमारा लॉस था सिर्फ। यस, हमने बैंकों से पैसे बोरो किए हुए थे, बट वी वर सर्विसिंग ऑल आवर लोन्स। कोई कभी डिफॉल्ट नहीं हुआ था। ओनली आफ्टर दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट्स ऑफ लेट 2018। मैं समझ गई हूँ आपकी बात खान साहब, लेकिन ओवर लेवरेजिंग पहले हुई, ओवर एक्सपोजर पहले हुआ, शॉर्ट टर्म पैसे को लॉन्ग टर्म एसेट्स के अंदर लगा देना पहले हुआ। 90 और 120 दिन की एलसीज जो खोल रखी थी आप सब ने, ये हाई रिस्क गेम थी, बहुत हाई रिस्क गेम थी, आपके और सलीम भट्ट साहब के दौर में खेली गई थी। सो जब ऑयल प्राइसेस गिरी, जिसका आप वजह फरमा रहे हैं, तो साइकिल ही 15 दिन की होनी चाहिए थी। आप क्यों 90 दिन की साइकिल पे चल रहे थे सर? तो लॉसेस टू सेल्स रेशियो हेस्कॉल के हाईएस्ट रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले आप जिक्र कर रहे थे, वजह कर रहे थे, बट द पॉइंट इज पूरी इंडस्ट्री में लॉसेस टू ओवर सेल्स रेशियो जो है वो हेस्कॉल का हाईएस्ट है, बहुत कम है बाकियों के। आप पीएसओ को देख लें, शेल के देख लें, इनकी मैं आज एनालिसिस भी हम लोग कर रहे थे निकाल के, देयर इज नो कंपैरिजन। शेल वगैरह के भी कोई 10 बिलियन के लॉसेस हुए थे, बट शेल हैज मेड अप दोस लॉसेस इन द करंट ईयर, बट टिल अर्ली दिस ईयर शेल के भी लॉसेस आ रहे थे। आप उनकी रिपोर्ट, क्वार्टरली रिपोर्ट निकाल के देख लें। ओनली रिसेंटली दे हैव स्टार्टेड मेकिंग मनी। और शेल को एडवांटेज ये है कि उनके कैपिटल एसेट जब पहले के बने हुए हैं। उनको जो इस वक्त लॉस हुआ है सिर्फ ट्रेडिंग लॉस हुआ है। हमको तो, हमने क्योंकि इतने पैसे बोरो किए हुए थे फॉर पुटिंग अप न्यू स्टोरेजेस एंड ऑल दैट, हमारे बैंक लोन्स वर क्वाइट लार्ज, सब्सटैंशियल, एंड वी वर सर्विसिंग ऑल दीज लोन्स फ्रॉम आवर ओन प्रॉफिट्स। सर ये सारे फैक्टर्स जो हैं, आप सही कह रहे हैं, बट शेल के लॉसेस फिर भी बहुत कम थे। डिवैल्यूएशन हो गई, ऑयल प्राइस, ये सारे तो बाकी ओएमसीज को भी ये फैक्टर्स अप्लाई करते हैं। बट आई सेड देयर इज नो कंपैरिजन। 90 दिन के एक्सपोजर्स लिए हुए थे आप लोगों ने यूएसडी के ऊपर, और फॉरवर्ड पे अगर आप बुक कर रहे थे, हेज भी नहीं कर रहे थे, यानी कि आई अंडरस्टैंड डॉलर हेज नहीं होता, लेकिन 90 दिन बाद पे जो एलसी को रिटायर करना होता है तो ऑफकोर्स उस दिन के डॉलर रेट पे करना होता है। तो शमशाद अख्तर का जिक्र करें या असद उमर का करें, एक साल 40% डिवैल्यूएशन हमने देखी, यू राइट, लेकिन 105 से 140 पे जब चला गया आपका रुपया, तो एलसीज रिटायर करने का वक्त आया एंड नेचुरली यू वर हिट, बड़ी तगड़ी हिट मिली। तो माजरत के साथ सर क्वेश्चन तो यही है कि आप all of you were gambling big time, you were over leveraged. Oil companies are not allowed to hedge foreign currency I get that, exposure sir. At all. You can check with the State Bank of Pakistan. I get that, sir. We are not allowed either to hedge oil prices or to hedge our currency. कोई oil companies को तो ये बिल्कुल करने नहीं देते, because then oil is today your largest import. अगर इतना बड़ा करेंसी का हेज होना शुरू हो जाए तो रुपी वुड फॉल इवन फर्दर. आई अंडरस्टैंड दैट खान साहब, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आप लोगों की कहती है कि कैश कन्वर्जन साइकिल जो थी ऑफ ओएमसीज वो मैक्सिमम जो है 30 दिन की होती है, एलसीज खुलती हैं. लोकल रिफाइनरीज जो हैं वो ओएमसी की प्रोक्योरमेंट जो है वो कर रही होती हैं, वो कम होती हैं, वो और भी कम होती हैं. तो उसके ऊपर भी आप एक्स्ट्रा भी डेज ले लें फ्रॉम प्लेसिंग द ऑर्डर टू टिल ऑफ फ्यूल टिल ऑफ कोर्स टिल यू जब फ्यूल आप सेल कर देते हैं, बेच देते हैं. 90 दिन की एलसीज की क्या लॉजिक थी सर? दैट्स ऑल आई एम आस्किंग. हम लोकल रिफाइनरी से तो बहुत कम खरीदते थे. जी जी, compared to all other oil companies. जनाब, जैसे अटक ऑयल है, they buy 100% from local. They don't import anything. ठीक है. Even Shell and PSO get very large amounts from PRL and Parco because they have old agreements signed. So we were the largest importers of oil products. Probably PSO more than us because they have a much larger share of the country's market.
but as a percentage of their total imports, we were the large. हमारे 90 to 95% is being imported compared to any other of the companies. You see, Total का भी Parco के साथ alliance है. They are one company. You see, 50-50 shareholders in the marketing company. But we were only allowed अगर किसी refinery का कोई माल नहीं बिक रहा, then they contact us कि जी आप हमारे से कुछ ले लें. ठीक है. So most of our sales were based on imports. As such, we suffered more. खान साहब दुरुस्तगी कीजिएगा मेरी, मगर मुझे जो लगता है, करेक्ट मी इफ यू थिंक आई एम रॉन्ग, ये बैंकर्स की गलती थी कि आपकी कैश कन्वर्जन साइकिल उन्होंने नहीं समझी. दे डिडंट ट्राई टू और दे डिडंट वांट टू, आई डोंट नो, लेकिन वर्किंग कैपिटल आपको मुहैया कर दिया गया, 90 से 120 दिन के लिए दे दिया गया. और आपकी गलती, हेस्कॉल की गलती ये थी कि जो 60 से 90 दिन एक्स्ट्रा पैसे मिलते थे आपको, उस पैसे को आप फिक्स्ड एसेट्स में लगाते चले जा रहे थे. शॉर्ट टर्म का पैसा उठा के लॉन्ग टर्म कैसे लगाया जा रहा था? दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड वुड यू नॉट कंसिडर कि ये फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट ही है? ये एक्स्ट्रा पैसे जो थे इसको मजीद फर्दर एलसीज खोलने में भी इस्तेमाल किया गया, यानी कि इफ आई से कि मोर एलसीज देन हेस्कॉल कुड हैंडल, शायद ये भी गलत ना हुआ. दैट unto itself is a bad practice, sir. So balance sheet को बहुत ज्यादा leverage कर दिया गया आप लोगों की तरफ से, and of course ultimately तो वो फटना ही था जो फटा. जो हमने जितने कैपिटल प्रोजेक्ट्स किए उसके लिए बैंकों से बोरोइंग की from various banks, and we were servicing all our loans from the income we were making from imports and from selling the product in the local market. The only thing which was wrong in our business model was, compared to Shell and Total and PSO, our lubricant sales hadn't picked up. And of course, lubricant is the most profitable item because it is not controlled, the prices are not controlled by the government. So हमारे पास जो brand था, it had not so far picked up. And because we had not set up, then we set up our own blending plant to try and attract either BP or to have a long-term arrangement with folks, you see. So, Khan Sahab, you think that was the only problem with the business model? Because अब तो लग रहा है कि business model था ही sustainable नहीं, and nobody seemed to point that out. मगर अगर सलीम भट्ट साहब की बात कर लें, who was CEO at the time you were chairman, सर जिस कंपनी के वो CEO थे, वो कंपनी आज दिवालिया हो गई है, bankrupt हो गई है, और सलीम भट्ट साहब आज multi-billionaire बताए जाते हैं. ये कौन सा फॉर्मूला है? देखिए, सलीम भट्ट ने अपनी कंपनी फॉर्म की है, fossil oil, and he did that with the blessing of Vitol. When he was CEO, Vitol had a conflict of interest resolution because they formed an alliance with him to set up a separate company for storages. And this was done again without informing any of the other shareholders of the company. So Vitol has been involved in various conflict of interest situations. Secondly, जो उनका director था हेस्कॉल के board पे, he was also the one who was supplying products to the company. There again was a conflict of interest, and which we pointed out in the board meeting, but they did not take any action. And to this day, that is happening. And that is why I personally think probably the big losses which are incurring now are due to the fact that Vitol is supplying at a higher price than what the PSO price is. ठीक है. Because they are obviously making losses which are accumulating, and they are not able to turn the company around. आप आज ये मान रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, और आपने बोर्ड के आगाही में ये बात लाए थे, क्योंकि जब ये हेस्कॉल के सीईओ थे सलीम भट्ट साहब, एक लिस्टेड कंपनी के सीईओ थे, तो एक प्राइवेट ओएमसी उन्होंने बना ली, उसी की कंपटीशन में प्राइवेट कंपनी फॉसिल एनर्जी खड़ी कर दी गई. सो एंड वो खैर अलग बात है कि डिड इंस्टॉल हिज ब्रदर देयर एज वेल. देन एक्वायर्ड क्लोवर, एक और लिस्टेड कंपनी जो है मार्केट 786, एक ब्रोकरेज हाउस भी सलीम भट्ट साहब ने एक्वायर कर लिया बाद अज़ां. SECP हमारी इतलात के मुताबिक इसके अंदर भी देख रही होगी. बट हाउ helpless were you, all of you, कि अगर आप कह रहे हैं मैं बोर्ड के नोटिस में हम ये बात ला रहे थे, but nothing was done about it, sir, neither by you guys, neither by कोई भी हमारी regulatory authorities.
I think there was a conflict of interest situation which I pointed out to Vitol, and they accepted that and they said हमारे से गलती हो गई. गलती हो गई. But he had the full support of the Vitol was the largest shareholder, and he had the full support of them. सर ये कैसी गलती है सर? गलती करके इधर कोई पूछता नहीं है सर. और ये भी बताइएगा, आप जब चेयरमैन थे तो लाहौर में एक पार्टी थी जिसको आप लोगों ने 8-9 अरब का क्रेडिट दे दिया था, कि जो कि क्रेडिट बैड हो गया, यानी कि पार्टी डिफॉल्ट कर गई. वो क्रेडिट आपके टाइम पे दिया गया सर. सो क्या 10 अरब की ढज को, लॉस को क्या फकत बैड बिजनेस कॉल कह देंगे और उसको भी फिर गलती माना सबने? That party should never have been given that credit. Salim Bhatt, as CEO, with the full approval of Vitol, gave that credit. And after when I was even chairman of the board, the last board meeting I chaired, we decided that no further credit should be given to that party. And the amount had come down to 6 billion rupees. But after I left, Vitol again allowed him more credit and took it up to 9-10 billion rupees. ठीक है सर, ये बहुत बड़े बड़े इनकशाफात आप मंजर आम पर ला रहे हैं. विटॉल का रोल, इसके अंदर सलीम भट्ट साहब का रोल, और ऑफ कोर्स सिंध हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर चल रहा है. इट्स बीन ओवर ईयर. अनफॉर्चुनेटली SECP तहकीकात नहीं कर सक रहा है. एवरीथिंग सीम्स टू बी ऑन अ स्टैंड स्टिल. स्टेट बैंक अपने तय कर रहा है, दीगर लोग कर रहे हैं. लेकिन सर आप तहकीकाती इदारों से तफ्तीश में ताउन करेंगे व्हेन यू आर अप्रोच्ड, इफ एंड व्हेन? या मैं तो ताउन के लिए तैयार हूँ. सर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी KPMG को इंगेज कर लिया है, साथ ही अल्वारेज एंड मार्सेल को भी एम्प्लॉय कर लिया गया है. हेस्कॉल को रीस्ट्रक्चर करने के लिए इस पे काम हो रहा है. लेकिन हकीकतन रियलिस्टिकली क्या पैसा रिट्रीव हो पाएगा, और क्या हेस्कॉल जो है कैन इट ट्रेड इटसेल्फ आउट ऑफ ट्रबल, और ये कितनी देर इसके ऊपर लगेगी? क्योंकि नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट के मुताबिक 15 से 20 साल लगेंगे वो कहते हैं, और आधा पैसा तो आना नहीं है अब, क्योंकि 50% रिजर्व सब बैंक ले चुके हैं. अनफॉर्चुनेटली राइट ऑफ हो चुका है पैसा. I can assure you कि अगर अच्छी मैनेजमेंट टीम हो तो ये 12 महीने में कंपनी कैन कम बैक टू प्रॉफिटेबिलिटी. मगर you need of course bank, since we have to import product, you need bank lines, because आपका जो नेटवर्क है, आपके 650 पंप हैं, आपके पास 300 और पंपों की जमीनें हैं जो डेवलप हो सकते हैं. You got a huge opportunity to capitalize on this network. जनाब आपके पास इतना बड़ा स्टोरेज नेटवर्क है outside PSO, much bigger than Shell, much bigger than Total, you see, much bigger than Atak. ठीक, बिल्कुल. So the company can easily be turned around. After all, I started this company from scratch in 2005. And built it into the second largest oil marketing company. Sir, उम्मीद यही है खान साहब कि it is turned around. Nobody wants to see कि कोई company is going down the drain like this. But आवाम पैसे तो चाहती है सर. खून के आंसू रो रहे हैं शेयर होल्डर्स जिनके करोड़ों और अरबों रुपए डूब चुके हैं हेस्कॉल के साथ. आपको क्या लगता है कि विटॉल जो है वो मजीद पैसे डालेगी हेस्कॉल के अंदर, वर्किंग कैपिटल को डालेगी टू टर्न थिंग्स अराउंड? डू यू सी दैट हैपनिंग? I think Vitol is prepared to raise more equity in the company. ठीक है. And by issuing more shares, and they will contribute their 40% shareholding जो उनकी है आजकल. ठीक. That is what I'm given to understand. I can't answer for Vitol. I'm just speculating at this stage, you know. ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया. हमारे साथ साबिक चेयरमैन हेस्कॉल मुमताज़ खान साहब मौजूद थे. बड़े दो टोक अंदाज में बता रहे थे कि माजी की इंतज़ामिया का क्या किरदार रहा. आज की हाल की जो इंतज़ामिया है वो माजी की मैनेजमेंट को कैफरे किरदार ठहराती है और ज़िम्मेदार ठहराती है फॉर ऑल एवरीथिंग दैट वेंट रॉन्ग. और मुमताज़ साहब जो हैं वो कहते हैं कि इनकी वजह से बेड़ा गर्क हुआ है, लॉसेज इनकी वजह से हुए हैं पोस्ट 2019. बहरहाल ये बात तय है कि हमारी अथॉरिटीज़ जो हैं वो अपना काम इस मुल्क में नहीं कर रही, चाहे ओवर लेवरेजिंग हो एक कंपनी की, ओवर एक्सपोजर हो एक कंपनी का, शॉर्ट टर्म पैसों को लॉन्ग टर्म असासों के अंदर इन्वेस्ट कर दिया जाए. कोई सवाल पूछने वाला इस मुल्क के अंदर नहीं है. एक आम आदमी का पब्लिक लिस्टेड कंपनी होने के बावजूद एक आम आदमी के अरबों रुपए शेयर होल्डर्स के जो हैं वो डूब जाएं, कोई सवाल पूछने को तैयार नहीं. आज भी स्टैंडिंग कमेटी में ये बात उठाई गई और सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने हाथ खड़े कर दिए और इस हवाले से कोई बात नहीं की. ना ही हुकूमत वक्त इस हवाले से कोई बात करना चाह रही है. अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डिफॉल्ट है. इस हवाले से आपको आगाह रखेंगे. कल मुलाकात होगी. गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़.